हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लुसेंट का हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का सेकेंड पार्ट। तो आप लोग को सेकेंड पार्ट पढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी आपको रिलेट कर पाइएगा कि कब क्या क्या हुआ था। क्योंकि हम सारे लॉ ये का गवर्नर जनरल और वायसराय को पढ़ाया, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस किस वायसराय और गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जो ये दिया हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है कि कौन सा विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था और उसका जो संबंधित नेता था वो कौन था। तो पहला विद्रोह जो है वो सन्यासी विद्रोह है। बिहार बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह, और केना सरदार और दिरजी नारायण ये पूछता है, ये इनफैक्ट ये पूछा हुआ है कब हुआ था, ये भी समय पूछता है 1760 से लेकर 1800 ईस्वी में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1760 ईस्वी में हुआ था और 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद फकीर विद्रोह हुआ था जो बंगाल में हुआ था। मजनून शाह और चिराग अली 1776 से लेकर 77 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था बिहार भागलपुर में हुआ था, ये पूछेगा क्योंकि ये दोनों का क्वेश्चन बन रहा है, बिहार का भी बन रहा है और इंडिया का भी बन रहा है। तिलका मांझी 1779 में, ठीक है। चुआरो विद्रोह हुआ था बांकुड़ा बंगाल में। करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जनसी 1798 में। एकदम याद रखिएगा एक एक, ये जो इससे मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लीजिएगा और फिर खुद भी अपने बुक में एक एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। फिर चेरो विद्रोह हुआ था झारखंड पलामू में, भूषण सिंह किए थे 1800 ईस्वी में, ठीक है। पॉलीगर का विद्रोह ये पूछा हुआ है, ये साउथ इंडिया तमिलनाडु में हुआ था। वीर पी कटा वामना ये 1799 से 1801 में। वेला टप्पी विद्रोह ट्रावनकोर मेलू थाम्पी जो थे संबंधित नेता, ये किए थे 1808 से लेके 9 तक में। भील विद्रोह पश्चिम घाट सेवाराम 1885 से लेके 25 से लेके 31 के बीच में। रामोसी विद्रोह ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चितर सिंह 1822 से लेके 29 तक में। अब आता है ये विद्रोह की पागलपंथी विद्रोह जो था वो प्रभावित क्षेत्र इसका क्या था, तो असम था, ठीक है। संबंधित नेता कौन थे, तो टीपू, और कब हुआ था, तो 1825 से लेके 27 तक। एक एक सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। गोमधर कुंवर ये भी पूछा हुआ है 1828 ईस्वी में। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था। सैयद अहमद तूती मीर 1831 ईस्वी में। डेट सिलसिलेवार ढंग से अगर डेट भी याद रहे तो अगर कभी कभी ऐसा पूछता है कि 4 दे दिया ऑप्शन और ये पूछ देता है कि कौन पहले हुआ था विद्रोह, कौन बाद में हुआ था, तो अगर डेट याद रहेगा तो आप उसको अच्छे से अरेंज कर पाइएगा। ऐसा वैसा क्वेश्चन कम पूछता है। फिर कोल आंदोलन कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर झारखंड में, और इसको करने के लिए भी कोल आंदोलन जो था छोटा नागपुर झारखंड में गोमधर कुंवर। तो देख लिए गोमधर कुंवर 2 जगह है, एक तो पहले अहोम विद्रोह असम में भी हुआ था, वो गोमधर कुंवर किए थे, और कोल आंदोलन छोटा नागपुर में जो हुआ वो भी गोमधर कुंवर ही किए थे। कब किए थे, 1831 से 32 के बीच में। फिर हुआ भूमिज विद्रोह झारखंड रांची में, गंगा नारायण हंगामा 1832 ईस्वी में। खासी विद्रोह असम तीरथ सिंह 1833 में। आप लोग एक चीज गौर कर रहे हो कि ज्यादा जो विद्रोह है वो झारखंड, असम, ये जो ज्यादा लोग थे वो जनजातीय जो समाज था, जिनको जंगल वंगल में रहते थे और उनका जमीन जो ले रहा था, तो ये लोग विद्रोह कर रहे थे। ये लोग जो थे वो तीर कमान ये सब का करते हो, तो इन लोग को अपना जो संस्कृति है और अपना रहन सहन वो बहुत पसंद आता, और ये अंग्रेज उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो ये लोग सब विद्रोह कर रहे थे। तो आप इस तरह से भी थोड़ा अपना आईक्यू भी लगा सकते हैं। अब खासी विद्रोह है तो इसको तो असम में होगा, तीरथ सिंह, ये आपको पता है कि वहां पे गारो खासी पहाड़ है तो असम, लेकिन मेघालय नहीं होगा, असम होगा। तो गारो खासी पहाड़ जो है वो मेघालय में है, लेकिन ये असम में हुआ था। तीरथ सिंह किए थे 1833 में। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। सरिया तुल्ला टीटू मियाँ किए थे 1838 से 48 के बीच में। फिर संथाल विद्रोह तो लगभग, नील विद्रोह भी सबको पता है, बंगाल बिहार में हुआ था। तिरुत सिंह किए थे 1854 से 62 के बीच में। संथाल विद्रोह ये तो पता है, बंगाल और बिहार। सिद्धू कान्हू 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, यहाँ पे सिद्धू कान्हू का ही नाम दिया। 1855 से 56 के बीच में। ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा संथाल विद्रोह को बताया, क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये। फिर मुंडा विद्रोह भी आता है बीपीएससी मेंस में। मुंडा झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा किया था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में। पाइक विद्रोह जो हुआ उड़ीसा में हुआ। बक्सी जगबंधु 1817 से लेकर 1825 के बीच में। नील विद्रोह बंगाल दिगंबर 1859 से लेकर 60 के बीच में। पावना विद्रोह पावना बंगाल ईशान चंद्र राय और शंभूपाल 1873 से लेकर 76 तक में। तो पावना भी याद रखिएगा।
पावना जो है बंगाल में हुआ था, नील आंदोलन भी बंगाल में होता, नहीं तो आप एक ऐसे अरेंज कर सकते कि बंगाल में कौन कौन सा हुआ था, उड़ीसा में कौन कौन सा हुआ था, असम में कौन कौन सा हुआ था, इस तरह से भी याद कर। दक्कन वाला तो दक्कन तो सब जानेगा कि महाराष्ट्र हो, क्योंकि दक्कन जो है वो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। मोपला विद्रोह ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, मालाबार में हुआ था केरल, अली मुसलियार ने 1920-22 में, और इस विद्रोह को गांधी जी भी सपोर्ट किए थे। तो ये हो गया मोपला विद्रोह। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल किए थे, इसका डेट नहीं दिया है। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, सीताराम राजू किए थे। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था, जतरा भगत किया था 1914 में। ठीक है ना। फिर उसके बाद तेभांगा आंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह 1946 में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, तेलंगाना ऐसे भी पहले आंध्र प्रदेश में था, तो ये हुआ था। अब यहाँ पे जो तिलका मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवेलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के चौराहे पर बरगद के पेड़ के से लटकाकर फांसी दे दी थी। भागलपुर से राजमहल के बीच में ये वाला जो एरिया है, राजमहल वाला, ये यहाँ कोल इंडिया का पूरा कोल का एरिया है। यहाँ जनजाति लोग ही रहता है, संथाल जनजाति का लोग जनरली रहता है। जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है, संथाल बहुल क्षेत्र है। गैर आदिवासी और अंग्रेज के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया और संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया और जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ से डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या हुई। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन, बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और संथाल विद्रोह से भी पूछता है, और पूरा ये जितना है सबसे ही पूछ सकता है। तो आप एकदम से मतलब इसको इजी में नहीं लेना है, इसको एक एक को याद ही कर लेना है। अप्रॉक्सली 10 बार पढ़िएगा उसको ना, तो याद हो जाएगा। और वीडियो भी देख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको आ जाएगा समझ में कि अच्छा हाँ ये है। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में पलामू जिले के तमाड़ के निकट उली हातू नामक गांव हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो रेड लिखा है ना लूसेंट में, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा। लेकिन जो ब्लैक वाला है ये नहीं सोचना कि वो नहीं आएगा, वो भी आएगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। ये लोग ईश्वर का दूत इसलिए घोषित करते थे, उस समय लोग अनपढ़ लोग थे, उन लोग को एक ही चीज समझ में आता था कि भगवान, तभी बात सुनेगा। तो इसलिए ये लोग घोषित कर देते थे कि हम भगवान का दूत है, ताकि लोग उसको बात को माने और फिर आजादी का लड़ाई लड़े। उड़ीसा के कंध आदिवासी ने मारिया प्रथा, मानव बलि का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेज का कड़ाई से सामना किया और बाद में उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गया। अब आता है 1857 की महान क्रांति। तो ये आप महान क्रांति पढ़ते हैं और रियल में मॉडर्न इंडिया की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे नई एनफील्ड, ये सबको पता है अप्रॉक्सली, तो राइफल के प्रयोग का निर्णय किया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है। यह चर्बी वाला कारतूस ये 1857 की क्रांति का मुख्य कारण कहिए और तात्कालिक कारण कहिए। ठीक है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध ये पूछा हुआ है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। पूछता है मंगल पांडे का संबंध किससे था, तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। और ये उनको फांसी की सजा कब दी गई थी ये भी पूछ सकता है, 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857। इस पे एक मूवी भी बनी है, वो बहुत पहले बनी, मंगल पांडे, आमिर खान बनाया। 10 मई 1857 ईस्वी को के दिन, और आपको ये भी होगा कि ये आप टाइम 1857 में पढ़ा है, तो ये इसके पहले का जो टाइम है इस समय आप जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं ये गवर्नर जनरल वायसराय, तो आप जैसे ही ये देखिए टाइम, तो आप कोशिश कीजिए याद करने की इस टाइम पीरियड में कौन सा गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। तो 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी एनआई नेशनल एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई यहाँ से।
1857 में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, देखिए इसमें लिख भी दिया है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछता है, पामस्टेन थे, लिबरल पार्टी के। किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो वहां जो पार्टी बनी थी वो किसकी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और वही उनका वो बने ही थे इस बात से कि हम जब बनेंगे तो इंडिया को आजाद कर देंगे। ये आपको स्टोरी हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। अंग्रेज भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ, और उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी पुकारा जाता। तो क्वेश्चन बन गया, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। याद रखिएगा, एक एक चीज लूसेंट का एक एक लाइन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ देगा और कहेगा अरे हम तो, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज हम अभी तक नहीं देखे हैं, जितना टेस्ट सीरीज हम देखे हैं ये क्वेश्चन अभी तक कोई पूछा है। वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो एक ही तरह का क्वेश्चन होता है, और बीपीएससी में क्या पूछेगा? हट के पूछ देगा। तो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ, और उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी पुकारा जाता है। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या की वृद्धि हो गई। अब अंग्रेज सैनिक को लोग रखने लगा, क्योंकि देखा कि भारतीय सेना तो कभी भी विद्रोह कर जाता है, तो कोशिश किया कि ज्यादा जो अमाउंट में रखे वो अंग्रेजी सेना को ही रखे। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 था। 2:1 का मतलब है कि जो भारत की सेना जो रहेगी, भारतीय जो रहेगा वो 2 रहेगा, क्योंकि अब अंग्रेज को वहां से लाना तो पॉसिबल है नहीं। तो मान लीजिए कि दो आदमी भारतीय रहेगा तो 1 आदमी अंग्रेज रहेगा, को रखा गया। बंबई और मद्रास में सेनाओं का अनुपात 5:2 था, क्योंकि विद्रोह ज्यादा, आप ऊपर देखिए जितना भी विद्रोह, या 1857 का ही विद्रोह देखिए तो ये ज्यादा जो हुआ है यूपी, बंगाल, और बंगाल में भी कम, बिहार और यूपी में ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग क्या किया कि 2:1 का रखा, और मद्रास और बंबई में 5:2 का रखा। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया गैर लड़ाकू घोषित किया गया। वो गैर लड़ाकू, सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, और सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई, और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कर दिया गया। ठीक है, और इसीलिए उसी समय से शायद अभी जो देखते हैं कि गोरखा बटालियन, तो ये बटालियन उसी समय का सब बनाया हुआ है, उन लोग को घोषित किया। मुझे ऐसा लगता है कि वही वजह है कि अभी जो, क्योंकि गोरखा और पठानों और सिख ये सब उस समय अंग्रेज के विरुद्ध नहीं लड़ा था, तो उन लोग को वो लड़ाकू घोषित कर दिया, और आज भी उसके दम पे चल रहा, उसी के नाम पे अभी भी चल रहा है ये ग्रुप। लड़ाकू जातियों घोषित की गई, और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद देने वाला पद, जो मतलब मैक्सिमम ऊंचा पद जो था वो सूबेदार का ही दिया जाता था, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता था। आप लोग अभी रिसेंट मूवी जो RR आई है, उसमें जो साउथ इंडियन हीरो जो राम है, उसमें वो क्या करता है कि उसको बदला लेना रहता है अपने पापा के हत्या का, तो वो क्या करता है कि वो चाहता, बहुत अच्छे से काम करता है अंग्रेजी सेना में, ताकि ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे जाए, और जहां उस पोस्ट पे जाए जहां की सारा जो आर्म्स रखा रहता है उसको वो पोस्ट मिल जाए। तो और अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, तो वही कह रहे हैं कि भारतीय, इसीलिए लोग डरता था, क्योंकि वो भी तो किया ना वो काम। तो अगर आप लोग वो मूवी देखे होंगे या स्टोरी जानते होंगे तो भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। मतलब वहां तक पहुंचो ही नहीं कि तुम, मतलब जितना ऊंचा पोस्ट रहेगा उतना आपके पास अथॉरिटी हो जाएगा, तो आप जो है ज्यादा मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं अंग्रेज लोग को। बार बार गला, हाँ। तो 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत तो सब अलग अलग था। ऐसे सोचिए कि जो इंडियन लोग थे वो उसको पॉजिटिव वे में लिए 1857 की क्रांति को, और जो मतलब यूरोपियन थे या अंग्रेज लोग थे वो लोग उसको निगेटिव तौर पे लिया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा IQ अगर आ जाता है स्टेटमेंट तो थोड़ा इस तरह से दिमाग लगा के भी आप समझ सकते हैं कि कौन ये किया हुआ ऑप्शन देख के। तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको कौन बोलते हैं? VD सावरकर। VD सावरकर का बहुत चर्चा आजकल होता है। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, तो समझ रहे हैं, ये निगेटिव है तो डिजायरेबल था। यह
पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। तो ये सिपाही विद्रोह है मतलब स्वतंत्रता का विद्रोह नहीं, एक सिपाही विद्रोह है, तो ये भी निगेटिव सेंस है। तो सर जॉन लॉरेंस और एवं सीले का स्टेटमेंट है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, ये भी निगेटिव है। जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर का ये स्टेटमेंट है। बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है। ओ माय गॉड, मतलब हम जो इंडियन लोग हैं वो बर्बर है और जो सभ्य कौन है, तो इंग्लैंड वाला लोग, जो उन लोग मतलब उन लोग मेरे पे राज करा वही सभ्य है। वाह, टी.आर. होम्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। वाह, ये तो और भी अलग ही कहानी है। तो LERC, तो ये आपको हम बस बता दिए, लेकिन आपको याद रखिएगा कि कौन क्या बोला था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध वाला LER रीच, ठीक है। टी.आर. होम्स क्या बोला था, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। इस तरह से अपना अपना सोच है भाई, किसी के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, उन लोग के लिए निगेटिव था तो निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा था। तो अब कहते हैं 1857 की क्रांति में कौन कौन पार्टिसिपेट किया और कहाँ से पार्टिसिपेट किया और कब पार्टिसिपेट किया। तो इसका पहला, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ये पूछता है क्वेश्चन। बख्त खां, बहादुर शाह जफर 80 साल के थे, तो उनको जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो बख्त खां कर रहा था। और ये कब हुआ था विद्रोह की तिथि, 11-12 मई 1897 को। और ये भी आपको पहले पढ़ा चुके कि बहादुर शाह जब ये हार जाता है तो बहादुर शाह जफर को कहाँ पहुंचा देता है, रंगून में। बेचारे इतने बूढ़े थे फिर भी। कानपुर, नाना साहब धूंधपंत, ये पूछा है कि नाना साहब का घर का नाम क्या था, तो धूंधपंत। और तात्या टोपे का भी नाम पूछता है, आगे आप देखिएगा। 5 जून 1857 ईस्वी। लखनऊ से कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी, 4 जून 1857 को। झांसी से कौन थी, तो सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 ईस्वी को। इलाहाबाद से लियाकत अली 1857 में ही था। जगदीशपुर, ये बिहार वाले, कुंवर सिंह, अगस्त 1857 ईस्वी। बरेली से खान बहादुर खां 1857 ईस्वी। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला 1857 ईस्वी। फतेहपुर अजीमुल्ला, ये सब याद रखना है, इतना जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप तब भी ध्यान दीजिएगा। फतेहपुर, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई 1 नंबर गया। 1 नंबर का मतलब है कि आप कितना पीछे जा रहे हैं, आप 50,000 60,000 स्टूडेंट पीछे जा रहे हैं, क्योंकि एक सीट पे 4,000 समथिंग बच्चा अपियर हो रहा है। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी में है। तो ये हो गया। फिर विद्रोह को दबाने वाला, जो दबाया था सो ये तो किया था, अब जो दबाने वाला, इसी विद्रोह को दबाया कौन था, तो ये समझिए कि जो बहादुर शाह जफर को तो निकलसन मारा गया और हडसन, ये दोनों, ठीक है ना। तो दबाने की तिथि क्या थी, ये हुआ था विद्रोह की तिथि, और विद्रोह को दबाया कब गया था, 21 सितंबर 1857 को। और नाना साहब जो लड़ाई की थी उनको कौन दबाया था, तो कैंपबेल दबाया था। फिर जो लखनऊ वाले थे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई वाले याद है, क्योंकि हुरोज जो था वो था, और वही बोला था कि पूरी जो लड़ाई 1857 का उसमें एक ही मर्द है जो लड़ा था, और वो मर्द रानी लक्ष्मीबाई। ऐसा उसका मतलब, उसके कहने का मतलब था कि जो मतलब सबसे बेहतर तरीके से जो लड़ा वो रानी लक्ष्मीबाई थी। लियाकत अली के लिए कर्नल लीर उनको दबा दिया। कुंवर सिंह को, ये वाला हमको याद रखना हम लोग को, क्योंकि बिहार के ही है। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। विलियम टेलर, कुंवर सिंह को दबाया कौन था, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। और खान बहादुर खां को हडसन, और मौलवी अहमद उल्ला को कर्नल नील, और अजीमुल्ला को जनरल रेनार्ड। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इसको पूरा कनेक्ट करके, ठीक है ना। अब आता है ये वाला लाइन आ ही गया। हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। मतलब वही बात हो गया कि सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से लड़ने वाली जो थी वो थी। और देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है और बहुत कम बच्चा इसका आंसर दे पाया था। हम जितना लोग को जाने थे उससे बात किए थे तो बहुत कोई लोग पूछा ये क्या पूछती है लोग, लेकिन लूसेंट में ये लिखा हुआ है। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। अब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो शुरू हुआ है तो पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। पहला सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख ये भी बीपीएससी में पूछा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ये तो बीपीएससी में जाने कितना बार पूछा है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में की थी। 1887 में के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, क्योंकि उस समय तक सोचता था कि अरे ऐसे ही बन गया 10-15 आदमी 20 आदमी मिलके, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि नहीं, धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो गियर पकड़ रहा है।
डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात भी सही था, क्योंकि उसमें जो थे वो हाईली एडुकेटेड लोग थे, आम जनता उसमें शामिल उस समय तक नहीं थी। बाद में जब गांधी जी आए तो उनको ये समझ में आ चुका था कि जब तक आम जनता इस लड़ाई में शामिल नहीं होगी तब तक आज़ादी मिलने वाला नहीं है। तो डफरी ने यह कहा। कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। वो लोग तो बोले गए डिमोरलाइज करने के लिए। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस अरविंद घोष बहुत दुखी थे, क्योंकि ये जो थे वो गरम दल के नेता थे। तो और बाकी जो कांग्रेस को स्टैब्लिश किए थे, शुरुआत जो उसका स्थापना किए थे, वो लोग ना नरम दल के नेता थे। वो लोग सोचते थे कि प्रॉपर प्रोसीजर से हम आज़ादी पाए। तो इसीलिए कहते ये बोले थे कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से यानी कैंसर से मरने वाली। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पदों के भूखे थे, एक्चुअली वो प्रोसेस से गुजर के चाहते थे कि आज़ादी मिले। तो ऐसा अब हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, तो वो इस तरह से सोचते थे। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकासन के सिद्धांत को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में कि धन निकासन के सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किया था। तो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दत्त और वाचा ने। तो कभी खाली सिर्फ दादा भाई नौरोजी पूछ देगा, कभी तीनों पूछ देगा, तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और उन्होंने लिबरल पार्टी से ये पूछा है कि वो जो लड़े थे तो किस पार्टी से लड़े थे। तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीते भी थे। ठीक है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, वो लिबरल पार्टी के थे, और वो फिन्सबरी वहाँ पे जगह होगा, वहाँ से वो इलेक्शन जीते थे। लॉर्ड कर्जन, कब टाइम है लॉर्ड कर्जन का आपको पता है, 1905 में बंगाल विभाजन, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। पूछेगा कि कहाँ की गई, तो टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम ये पूछता है, ये जो स्वदेशी आंदोलन का विचार था वो किसके दिमाग का कीड़ा था। तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। यही सब बीपीएससी पूछता है जो लगता है कि हार्ड क्वेश्चन पूछती है। वो हार्ड नहीं पूछता है, वो ऐसा पूछता है जो जनरलाइज से थोड़ा सा अलग होता है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। फिर आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन और वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में अभी जो मूवी बनी है आरआर, उसमें भी वही दिखाया, उसी समय यही आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों से वो जो लड़ाई लड़ी गई थी। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, याद रखिएगा 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया। ये पूछेगा कि स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और उदारवादी नरम दल नामक दलों को विभाजित हो गई, अलग हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ये पूछता है कि जब कांग्रेस दो भाग में बटा था तो उस जो चल रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे। तो 1907 में कांग्रेस टूटा है, तो उसमें कौन कर रहे थे उसकी अध्यक्षता। देखिए 2 हो गया। कांग्रेस अधिवेशन में आप समझ रहे तो इससे आपको पता चल गया ना कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। 1907 का कहाँ हुआ था, कांग्रेस 1907 में हुआ था, विभाजित हो गया। तो ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गीत, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरुद्ध, तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने एक कविता लिखे जिससे बहुत फेमस हुआ, आमार सोनार बंगला लिखा, और बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो यही है, आमार सोनार बंगला। ठीक है, तो इसके बाद अब आते हैं कि 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु है। कैसे, क्या हुआ था उस समय, जो मतलब उसको कहा जाता है कि परिवर्तन का टाइम था। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 के बीच में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। 1893 में पहुंचे, ऐसे उनका डेट, ये बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम है। और विवेकानंद को आप लोग सब जानते हैं कि वो शिकागो में गए थे। सितंबर 1983 में वहां पे हो रही सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन
उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे उन्होंने अपना व्यक्तित्व का संबोधन अमेरिका के भाई और बहनों से शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट से न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाके खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। अब क्वेश्चन बन जाता है, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो विवेकानंद को। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 में की भारत की भूमि पे वापसी हुई और 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये कोई पूछता है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो राइट है वो किसने लिखा था? तो अरविंद घोष ने लिखा था। एक एक चीज, एक एक पॉइंट। आपको लग रहा होगा कि मैम इतना मतलब डिटेल से पढ़ा रही है, लेकिन भाई हम अगर आप पढ़ भी ले और क्वेश्चन भी नहीं बने तो उसे पढ़ने का क्या फायदा? तो क्यों ना हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले ताकि मेरे से क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन बनना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत। तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड कौन लिखे थे? तो योगीराज अरविंद घोष लिखे थे। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1947-1933 में भारत आई। एनी बेसेंट होम रूल लाइन थी। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों के में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है कि वो किसके साथ गए थे। वो तो एक जब वो इंग्लैंड से आए थे यहाँ पे बैरिस्ट्री करके, तो यहाँ पे उनको अब्दुल्ला सेठ मिले जिनको कोई प्रॉब्लम था दक्षिण अफ्रीका में। तो वो उनसे रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ आप चल के मेरा मुकदमा लड़े। तो वहाँ पे गांधी जी गए। तो 1893 में गए। तो देखिए ये जो 1893 वाला पॉइंट है वो क्या क्या है आप देख लीजिए अच्छे से। तो मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक चापेकर बंधु, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किए। ठीक है ना। बाद में इनको फांसी का सजा दे दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल किया था। बहुत ज़्यादा ही टफ और बहुत ज़्यादा अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण वाले ये थे। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 14 तक वर्मा के मांडले जेल में, ये पूछता है वर्मा के मांडले जेल में कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय में ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं प्लेग अधिकारी रैंड और एस्ट की हत्या कर दी थी, इसीलिए इनको बाद में फांसी का सजा मिला था। ये क्वेश्चन पूछता है कि चापेकर बंधु किसको हत्या कर दिए थे? तो प्लेग अधिकारी जो थे रेड और एस्ट को हत्या कर देते। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। बंगाल की में क्रांतिकारी धारा फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो वारिंद्र कुमार घोष को जाता है और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, ये पूछता है, बिहार में भवानी मंदिर भी स्टैब्लिश करने आए थे। आप पढ़े होंगे जब विवास पनोरमा में, तो हम बताए हैं कि तो भूपेंद्र नाथ खुद आए थे बिहार और भवानी मंदिर को स्टैब्लिश किए थे। भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो पूछेगा युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। और अब बहुत सारा अगर क्वेश्चन बनाए होंगे बहुत सारा यूट्यूब पे और बहुत सारे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा कि भवानी मंदिर कौन लिखा? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष। और युगांतर का समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो भूपेंद्र नाथ और वारिंद्र घोष। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। ठीक है। तो ये भी पूछता है बंगाल में कौन अनुशीलन समिति का गठन किया था? तो पी मित्रा, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति में 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति क्या? हाँ, तो खून का बदला खून। अनुशीलन समिति के 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रास्की से मिलकर बम बनाना सीख रहे थे। तो कौन बम बनाना सीख रहे थे? तो हेमचंद्र दास कानूनगो नाम था। ठीक है ना। कौन भेजा था? तो अनुशीलन समिति उनको भेजा था। कहाँ भेजा था? तो पेरिस भेजा था। ठीक है। और वहाँ किससे सीखे थे बम बनाना? तो रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांसिस्की के साथ सीखे थे। ठीक है। अब आगे महाराष्ट्र में जो थे वो विनायक दामोदर सावरकर, ये तो सब जानता है। महाराष्ट्र के और कर टाइटल जो रहेगा वो समझिएगा महाराष्ट्र का आदमी है। कर टाइटल ऐसे भी देखिए तेंदुलकर,
लता मंगेशकर कर टाइटल रहेगा। तो जनरली महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापित किया। ये पूछता है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापित किसने किया था 1904 में, तो विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। मतलब देखिए कितना देश की आजादी के लिए लोग कर रहा था कि बम बनाने के लिए जा रहा था ताकि इन लोग को किसी भी तरह से हम ये अपने देश से भगा पाए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी जो मराठी में लिखा हुआ था, मतलब मराठी भाषा में लिखा हुआ था, को जाता। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो ये तो इतना पूछा, इतना बार पूछा है कि 1893 में गणपति का, और आज भी दोनों पर्व इतना शिद्दत से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र कभी गए होंगे या रहे होंगे तो आप जानते ही होंगे। 1893 में और सब फिल्म में दिखाता है गणपति का। तो ये गणपति का जो पूजा का जो है श्रेय टोटल का टोटल तिलक साफ हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और वेलेंटाइनल सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक भी कहा। ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा है कि किसने भारतीय असंतोष जनक का, किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक। और किसने कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल को। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परान जपे ने किया था। कौन किया था, तो परान जपे ने किया था। ठीक है ना, एक एक वर्ड, एक एक चीज ये पूछता है कि काल का संपादन किसने किया था, परान जपे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये तो सबको पता है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया और गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाएं, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, युगांतर दल के नेता कौन थे, बारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पूछता है कि लंदन में जो ऐसे पूछेगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो श्यामजी वर्मन ने की थी। कहाँ की थी, तो लंदन में की थी। कब की थी, तो 1905 में की थी। खुदीराम बोस के बारे में भी थोड़ा सा दिया है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में हबीबपुर जिला मिदनापुर वेस्ट बंगाल में हुआ था। पकड़ने वाली पुलिस जो कौन थी, फतेह सिंह और शिव प्रसाद मित्र, यानी कि इंडियन ही थे। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था, तो कर्ण डफ, सरकारी वकील मानुक और विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील जो थे वो ये पूछेगा क्वेश्चन कि खुदीराम बोस की तरफ से कौन वकील थे, तो कालिदास बोस थे। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पे जा खड़े। 18 वर्ष का लड़का, आज क्या है 18 वर्ष का लड़का खाने पीने घूमने में बिता देगा, और उस समय देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए, और वो भी गीता लेके। वाह, हम लोग तो गीता देखते भी नहीं है। तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लेकिन हम लोग को पढ़ना चाहिए गीता। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीम उल्लाह के निमंत्रण पे सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब हुआ, 30 दिसंबर 1906 में। ढाका के नवाब कौन थे उस समय, ये भी इंपॉर्टेंट है, सलीम उल्लाह खां साहब के निमंत्रण पे सम्मेलन हुआ, और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय भी हुआ। तो यानी कि किसका श्रेय जाता है, मिस्टर सलीम उल्लाह खान। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां इसके अध्यक्ष बनाए गए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को समर्थन किया, तो उन लोग तोड़ने के लिए ही बना ही था, तो बंगाल समर्थन करेगा ही। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। क्या थी, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। तो ये आप दिल्ली में कभी गए होंगे तो एक लगा हुआ है, रोड का नाम है भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है ना, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 में को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने वाली जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। तो ये बहुत बार पूछता है कि स्टुटगार्ट में झंडा फहराया गया था, तो किसने फहराया था, तो भीखाजी रुस्तम कामा, जो भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। कब फहराई थी, तो 1907 में फहराई थी। दादा भाई की निजी सचिव भी रही थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी, और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया। तो विलियम कर्जन वाइली को गोली मार के हत्या कर दी, कब, 1 जुलाई 1909 को।
और 16 अगस्त 1909 को मतलब 1 जुलाई को मारे और 16 अगस्त को इनको फांसी की सजा दी गई। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानहरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मतलब इंग्लैंड अंग्रेज लोग ये एक्सप्लॉइट तो किया ही था इंडियन को, या लेकिन उन लोग भी कम नहीं मरा था, इससे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया। दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। क्या क्या घोषणाएं हुई? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, क्योंकि बंगाल विभाजन का बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बना दिया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी। आगे बढ़ते हैं। अब 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंक दिए। रास बिहारी बोस जो थे वो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम 23 दिसंबर को, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें प्रमुख थे मास्टर रमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर रमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस वायसराय पे बम फोड़े थे, रास बिहारी बोस डाले थे, तो लॉर्ड हार्डिंग पे डाले थे, ठीक है ना। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो पूछता है क्वेश्चन में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी पूछता है। सोहन सिंह भाखना जो है इसके प्रथम अध्यक्ष है। लाला हरदयाल इनके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है कि गदर, ऐसे तो लगता है कि ये किए हैं तो होगा सिख, मतलब जो सिख लोग का भाषा है उसमें होगा, पंजाबी भाषा में, लेकिन नहीं, ये जो भाषा था वो ये निकला था उर्दू में। तो पहला जो 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था वो उर्दू में था, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा, यानी पहली बार निकला था उर्दू में, फिर 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक पहले पृष्ठ पे छपता था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। क्या लिखा रहता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो इसमें क्या हुआ कि लाला हरदयाल जो थे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और वहाँ एक निकाले बुक, गदर अखबार को निकाले, जो पहला जो अंक निकला था उसका उर्दू में था, उसके बाद गुरुमुखी में छपने लगा और प्रत्येक अंक का पहले पृष्ठ पे लिखा था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अब है कि कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ने किराया पे लिया था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोमागाता मारू जापानी जहाज था जो बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में किराया पे लिया। यह जलयान 351 साथियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पे तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिया गया, लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी, ये इंपॉर्टेंट है। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि किसको दी? तो महात्मा गांधी को दी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई, ठीक है ना, हम लोग को पता है 1916 में दोनों एक हो गए थे। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति होती मार्च 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया गया। किसको सचिव बनाया गया? तो जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहते थे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहते थे? तो गांधी जी को कहते थे। गांधी जी शुरू में ये सोचते थे कि अंग्रेज लोग है, ठीक है, धीरे धीरे आज़ादी दे देगा, लेकिन बाद में उनको उन लोग का इंटेंशन समझ में आ गया कि ना। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी पूछता है। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, ये तो हम पढ़े ही हैं,
विवास पनोरमा में जो पहला सीरीज चल रहा था। गांधी जी को चंपारण नारे को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार को 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसने शुक्ला जी की 25 वर्ष तक लड़ते थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा था और कहा था चंपारण का अकेला मर्द था। भाई उन्हीं लोग डिसाइड करेगा कौन मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। ये पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था भारत में, तो 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। चंपारण विद्रोह के कारण 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। और 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। कौन स्थापना किए थे, तो 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, कि स्थापना की। है उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने बताया था कि पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। आप इनको जानते होंगे, ये साइमन कमीशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी लाठी से मार खाने, क्योंकि ये बहुत एजेड थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। कब किए थे भूख हड़ताल, पूछता है कि महात्मा गांधी सबसे पहले भूख हड़ताल कब किए थे, क्योंकि ये भूख हड़ताल बहुत करते थे। तो पहली बार जो भूख हड़ताल किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में किए थे। तो ये याद रखेगा, ये निकलूसन के सबसे लास्ट पॉइंट पे है, तो इसलिए हम नहीं याद रखेंगे, याद रखना है। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था, मतलब कर नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। वाह। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल रखी। हाँ, और 13 अप्रैल 1919 को हम लोग सब जानते हैं कि कितना बुरा दिन था ये। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। वाह, क्या आदमी था हंसराज, मतलब कि इतना, मतलब कैसा वो आदमी होगा कि अपने सामने अपने लोगों को मरने के लिए लगा दिया। शंकरन नायर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरा भारत जो था वो एकदम पूरी तरह से सन्न हो गया था। मतलब जो कोई उसके अंग्रेज के सपोर्ट में था वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि अगर ये कर सकता है अंग्रेज तो कुछ भी कर सकता है, मतलब ये हमारे लिए नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ये भी पूछता है कि लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का जो गठन हुआ वो किसके लिए हुआ था, तो आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हुआ था। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। ये पूछता है कि इसमें जो 3 भारतीय थे वो कौन थे, सर चीमनलाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब जो है एग्जाम में नहीं बनता, बाकी तो जो नॉर्मल आता होता है, लेकिन अब ये 3 भारतीय कौन थे, सर चीमनलाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। ठीक है। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, ये भी पूछता है कि कांग्रेस जो बनाया था कमेटी उसके नेतृत्व कौन करे थे, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया और इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नाम की व्यक्ति की संपत्ति थी, मतलब ऐसी लिख दिया जल्ली, इसलिए जालियांवाला बाग नाम हो गया। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 19 अक्टूबर 1919 में, ठीक है।
23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट, गांधी जी जहां भी आए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुस्लिम की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी थी। देखिए आप अगर कोरिलेट कीजिएगा ना तो पता रहेगा, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस हुआ था, तो उसके बस तुरंत बाद 23 नवंबर आ रहा है, तो वो दोनों हुआ था। और दोनों हिंदू और मुस्लिम को जो लाने का काम था एक साथ, वो काम कर रहे थे महात्मा गांधी, इसलिए अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कितने तारीख को, 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया, ठीक है। तो शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन का जो हुआ था पुष्टि वो कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया था। कहाँ किया था, नागपुर अधिवेशन में किया था। अब है मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, खूब इससे क्वेश्चन बना हुआ भी है। सबसे पहले जो गिरफ्तार होने वाले थे वो कौन थे, तो मोहम्मद अली साहब थे। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन कौन सहमत नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल जो थे वो नहीं थे सहमत। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, ये तो सबको पता है कि गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 पुलिस सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी को, देखिए याद रखिए 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था, 11 फरवरी को यानी 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए थे। उनका कहना था कि हम असहयोग कर रहे हैं, हम सरकार के साथ असहयोग कर रहे हैं, हमको मारना वारना किसी को नहीं, क्योंकि वो तो अहिंसा प्रेमी थे। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई। 13 मार्च को, 11 फरवरी को बंद कर रहे, 13 मार्च को के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो अब आता है कि 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेता था उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। तो ये भी पूछेगा कि मेवाड़ भील आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, तो मोतीलाल तेजावत। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत एक स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो कौन को स्वराज पार्टी बनाया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की। कब की, तो 1924 में। भगत सिंह 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। और अभी तो फिरोज शाह कोटला मैदान का अब नाम हो गया है अरुण जेटली मैदान, ठीक है ना। भगत सिंह 1928 में। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर के लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन, ये भी पूछेगा, 8 डाउन ट्रेन से रेलवे विभाग का खजाना काकोरी नामक हत्याकांड आप जानते होंगे, लूट लिया। इसे काकोरी कांड भी कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में, राम प्रसाद बिस्मिल का ये पोएम है। सरफरोशी की तमन्ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सरफरोशी की तमन्ना कौन लिखे थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 4 वर्ष की कैद हुई और राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए कि मैं राज्य का पतन की इच्छा करते हुए, मतलब ब्रिटिश राज्य का पतन का इच्छा करता हूँ, और फांसी पे लटक गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल। संभवतः असफुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पे लटक गए थे। स्त्रियों ने स्वयं को अपने अधिकारों के आंदोलन के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय महिला संघ की, अभी तक नहीं पूछा गया। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 ईस्वी को। कब हुई थी, तो 1926 ईस्वी को। साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 को भारत और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई और इससे पूरा देश बहुत गुस्सा था।
बहुत दुखी था, बहुत गुस्सा था। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन 2 दल थे जो साइमन कमीशन का ये नहीं किए थे, मतलब बहिष्कार नहीं किए थे। जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या कर दी। भगत सिंह जो थे के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1928 को, कब 17 दिसंबर 1928 को, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद बहुत गुस्सा था वह पंजाब वाला जो ग्रुप था, तो सब कप्तान सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पे बम फेंका और क्रांतिकारियों ने इसे अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरों कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत थे। ठीक है ना, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस समय कौन थे असेंबली के अध्यक्ष, तो विट्ठल भाई पटेल थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने की परंपरा शुरू हो गई। तो अब आता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थक के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है 65 में, ठीक है ना, 65 बीपीएससी में, दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल, तो ये एक एक लाइन, 12 मार्च को कहानी शुरू हुआ था, तो 1930 को 79 समर्थक के साथ चल रहे थे, 322 किलोमीटर दूरी था साबरमती से दांडी, 24 दिन उनको लगा और 6 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंच गए और गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के नमक की तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस यात्रा से की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन की एल्बा पेरिस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस किस यात्रा से किए थे, तो गांधी जी क्या दांडी यात्रा को किए थे। ठीक है ना, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता का नाम भी दिया गया। 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्ष में हुई कांग्रेस कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार एवं आर्थिक विकास पे संकल्प प्रारूप किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, लेकिन कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूप हुआ था वो कौन कर रहे थे, तो नेहरू जी करते। इस प्रस्ताव को बनाने में ये बनाया कौन था, तो एम.एन. राय नेहरू जी की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस था। तो दूसरे गोल में सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, दूसरा गोल में सम्मेलन, परंतु इस सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था और तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तीनों गोल में सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन पूछता है, जेम्स रेम्ज मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा मैकडोनाल्ड के टाइम में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोल में सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे जो लोअर कास्ट के प्रतिनिधि के रूप में गए हुए थे। ठीक है, तो दूसरे गोल में सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। ये बहुत अच्छी बात थी। 23 मार्च 1931 को सबसे बैड डे ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर जालियांवाला बाग। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है ना, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी, एक बार नहीं कम से कम
10 बार। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एनजी रंगा राव। कौन थे? एनजी रंगा राव चुने गए, ठीक है ना। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभाई सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1 मई 1929 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक की सेना बनाई थी। ये पूछता है कि फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ही बनाए थे। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। वही जो 1919 में गोली चलवाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, उतना दिन वो मन में दबाए रखे और वहां पे रहे और लास्ट में उसको मार ही दिए। तो कौन थे? उधम सिंह। और इस पे एक मूवी बनाया विकी कौशल, उधम सिंह। तो 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब सुनाम के स्थान पे सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 17 अक्टूबर 1940 को डेट एकदम याद रखना है, ये नहीं डेट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डेट अगर याद रहेगा तो कोरिलेट आप फटाफट कर पाएंगे। पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लोग ने, ये तो बहुत मतलब क्या बोले, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग होने और मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श के खलीकुज़मान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रख दिया। कौन रखा था? मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे उसके? अल्लाह बख्श। मुस्लिम लीग का हो रहा है अधिवेशन कि खलीकुज़मान ने पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रख दिया, ठीक है ना। तो याद रखिए कब? 24 मार्च 1940 को कहानी हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। उसको अली जिन्ना साहब उसको अध्यक्ष थे, वो बोले पाकिस्तान हमको चाहिए। फिर उसके बाद 1940 में ही दिल्ली अधिवेशन के अल्लाह बख्श उसके अध्यक्ष थे और खलीकुज़मान ने पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रख दिया, तोड़ दिया देश को। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। कौन की थी ये भी पूछता है कि जो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो बंबई में हुई थी ग्वालियर टैंक में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हो गई। 8 अगस्त को स्वीकार किया, 9 अगस्त को शुरू हुई और इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा करो या मरो, करो आजाद नहीं तो मरो, सिंपल बात है। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो, ये भी पूछता है ऑपरेशन जीरो कब शुरू हुआ? तो प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो और गांधी जी और अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में, ये पूछता है क्वेश्चन कि गांधी जी को जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में बंद किया था? तो आगा खां महल में। और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया, ठीक है। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। उषा मेहता जो थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी 1944 में दी गई द वे आउट नाम पैम्पलेट जारी किए। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह, इसमें लोग कंफ्यूज होता है कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार था वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वो असफल रहा। आजाद हिंद फौज की सफलता का स्थापना श्रेय रास बिहारी
बोस को जाता है, ठीक है ना, सफलतापूर्वक स्थापना कर दिए। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। ये ना विदेश का जो रिलेशन है उसको बहुत अच्छे से समझते थे। उनको पता था कि देश में जो हो रहा है वो तो सही है कि आज़ादी के लिए, लेकिन अगर विदेश में जाके हम विदेशी जो और सब है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो पड़ोसी कंट्री या दूर दूर की यूरोपियन कंट्री, अगर उनसे हम हेल्प लेते हैं तो वो जो है इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगा। तो ठीक है ना। तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया और जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण। फ्री इंडिया सेंटर कहाँ पूछता है, फ्री इंडिया सेंटर कहाँ था, तो जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष के पर्चे छपाते थे और भाषण देते थे। इसको बोलते हैं अग्रेसिव, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड सोच। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीयों को युद्ध बंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया और जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। किसे कहा गया? फ्री इंडियन लीजन कहा गया, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने भी समर्थन किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडर थे, एक सुभाष ब्रिगेड, एक गांधी ब्रिगेड और एक नेहरू ब्रिगेड, एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिसपे दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। क्या था? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1945 को जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए। हाँ, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो सुभाष चंद्र बोस की कृपा है। नेताजी ने इसका नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप पे, ये पूछ भी सकता है कि उनको किस द्वीप पे अचानक उनका जो जहाज है उसमें आग लग गया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, और परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खान पे राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पे नवंबर 1945 में मुकदमा चला गया और वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। तो आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्री, जवाहरलाल नेहरू और भुल्लाभाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी, मतलब उनको इसीलिए माफ कर दिया गया। उसके बाद क्या आता है कि कराची में 20 फरवरी 1946 में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5,200 सैनिकों ने भाग लिया और इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के साथ बराबरी का बिहेवियर होना चाहिए। नौसेना विद्रोह भी हो गया, तो यानी कि वायुसेना विद्रोह 20 फरवरी को और 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह भी हुआ। बंबई में INS तलवार नामक जहाज पे नौसैनिकों के द्वारा 5,000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और उन्होंने बराबरी की मांग की। 5 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पे भारतीयों को विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। इस शिष्टमंडल के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस एवं द एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ये पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य तो थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टैनफोर्ड जो थे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो किसके सचिव, किसको अध्यक्ष कौन था, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे और वो क्या थे? भारत के सचिव थे। तो ये भी पूछ देगा कि भारत के सचिव 1946 के दौरान कौन थे, ठीक है ना। तो आपको अगर याद रहेगा तो पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। अब आता है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। अच्छा, कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों और 205 स्थान पे
स्थान प्राप्त किए। 214 में सामान्य स्थानों में से 214 सामान्य स्थानों में से 205 जो है वो कांग्रेस को मिल गया। और मुस्लिम लीग को 78 स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त हुए और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधा और 1946 ये याद रखिएगा, मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को सीधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही, यही डायरेक्ट एक्शन, और यहीं से फिर सांप्रदायिक युद्ध शुरू हो गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता मना और उस समय बंगाल मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शहीद सुहरावर्दी थे। ठीक है ना। तो ये पूछेगा, ये पूछने इंटरेस्ट है क्योंकि अभी बंगाल बहुत ही पिक्चर में है। तो आप जानते हैं कि कोई भी हिस्ट्री पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है तो कोशिश करता है कि उसको करंट में जोड़ दें। ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ऐसे रखिए, देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, 16 अगस्त लेकिन 46 में। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता मनाया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हो गई, 3 जून को। ठीक है। माउंटबेटन ने कांग्रेस कार्य समिति को 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर ली। कांग्रेस महासमिति के बैठक के अध्यक्ष पूछेगा कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। देश का विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव के समर्थन में अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। ठीक है ना, कि हम करें तो करें क्या, हम चाहते तो नहीं है कि बंटवारा हो, लेकिन इस तरह से सेकंड पार्टी इस तरह से कर रही है कि पूरा देश को ही आग में जलाने का तैयारी कर रही है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सर्वसम्मति से पास न हो सका और 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव के विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथाराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीज जुरमहान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन विचार की योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में मात्र 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि सब चाहता था उन लोग कि अलग करके तो हम ऐसा ना स्वर्ग बना लेंगे, तो बना लिए पाकिस्तान स्वर्ग। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश कर लिया और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर भी हो गया और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया जाए। दोनों डोमिनियन की पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारत अधिराज की स्थापना हो गई, देश आजाद हो गया। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज छठा। ठीक है, यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम हेड था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को हुआ। कब हुआ अंतरिम सरकार का गठन? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मना लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी, हाँ ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सब लोग सोचेगा जनरली कि जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन नहीं, जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। एवं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और लेबर पार्टी से थे, ये पहले भी हम बता चुके हैं। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने वाले के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। ठीक है ना, क्योंकि फणींद्र घोष थे, वही उनके भगत सिंह के बारे में बता दिए थे कि हाँ वो बम कैसे बनाया था ये वो, तो उनसे गुस्सा होकर बैकुंठ शुक्ल ने हत्या उनकी कर दी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 को और 1930 को। याद रखिएगा, 2 बार दिए सदस्यता से, एक बार 1925 को, एक बार 1930 को। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल था। कौन था?
कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, मतलब पहली बार कांग्रेस का जो पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो जॉर्ज यूल था। मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, महात्मा गांधी ने। कहते भाई आदमी थे तो कहे थे, उनमें बात था तो बोले, ठीक है ना। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था, ठीक है ना। डंडा फौज का ये 1-1 नंबर का है। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा भी हुआ है। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पे हुए अत्याचारों का लेखन है। राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन कौन था? राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। क्या किया था? विश्व धर्म सम्मेलन। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। सबसे कम उम्र की फांसी सजा पाने वाले कौन थे? 18 साल में खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम का भी नाम भगत सिंह जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम था जीसी हिल्टन, ठीक है ना, जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा कौन दिया था? श्री नारायण गुरु ने। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बड़ा दुखी थे सबसे अली जिन्ना साहब। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। दोनों के विचार में बहुत डिफरेंस था, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि गांधी जी को पता था कि ये जो सुभाष चंद्र बोस है वो जबरदस्त इंटेलिजेंट आदमी है और जबरदस्त देशभक्त है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने गांधी जी की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी अडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु का नाम एमजी रनाडे था। गोखले, रामकृष्ण गोखले के जो आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? एमजी रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तन स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक ना। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये तो बहुत बार पूछा, राजा राम मोहन राय कहा गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो हैं, ये भी याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन के विवियन। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, ये पहले भी बता चुके हैं। भारत के पितामह किसे कहा जाता था? गोल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ओ यू हुम ने हर्मिट ऑफ शिमला को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला बहुत ही ए ओ ह्यूम ही थे जो स्टार्ट किए थे कांग्रेस का फर्स्ट 1885 में कांग्रेस का जो बना था ग्रुप, तो उसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस। ए हुम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। रॉलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, ठीक है ना। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव रखा, यह के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीफ का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर की थी। इंडिया, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी
इंडिया फॉर इंडियन लीग, ये हुआ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो पंडित रामाबाई ने की। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नाम बंगाल के गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त किया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की। तो पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। लेकिन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। और श्री केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापित किया। और वो तो केशव चंद्र तो भारतीय ब्रह्म समाज, उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की और 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज में ब्रह्मा बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव डाली। जवान बंगाल आंदोलन के नेतृत्व में एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजिया, यंग बंग आंदोलन के नेतृत्व में एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजिया ने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर 1891 एवं कुंडूकरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ये पहले भी बता चुके हैं। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था, ये सबको पता है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, टंकारा नामक छोटे से नगर में होता। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद ने अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण ने सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद, और उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, आध्यात्मवाद से ही संभव है। ठीक है। इसके बाद आता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो विवेकानंद थे। ठीक है, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। और 1887 से लेकर 95 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। ये पूछता है कि राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन जो होता था वो कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था, एक ही खर्चा में दोनों का। 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री और ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों को दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया गया। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 में लाहौर देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया और जिसका उद्देश्य भारत को शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। वाह। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण के लिए जाना जाता सारा सर सैयद अहमद खान को और उनका अलीगढ़ आंदोलन का इसका श्रेय केंद्र बिंदु। सर अहमद खान को 1877 में अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में सर सैयद अहमद खान, ये सोचिए, एंग्लो ओरिएंट कॉलेज था अलीगढ़ में, उसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया, जिसका बाद में पहले प्रिंसिपल थे थियोडोर बैक। तो ये जो थ्योरी वाला था एक एक लाइन का वो हो गया है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। इसका तो भाई एक एक चीज, क्योंकि आपको पूरा याद होना चाहिए कि कौन कौन सारा ये बना था, ये ग्रुप बना था, सब लोग संस्थापक है। देश ऐसे नहीं मिल गया कि बस लड़ते रहे, बहुत सारा ग्रुप बना, लोगों को जगाने का काम किया। तो एशियाटिक सोसाइटी सबसे पहले बना 1784 में विलियम्स जोन्स से बनाया। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। उसके बाद आत्मीय सभा बना 1815 में, जो राजा राम मोहन राय ने बनाया। उसके बाद वेदांत कॉलेज बनाया 1825 में, जो भी राजा राम मोहन राय ने ही बनाया। युवा बंगाल आंदोलन हम अभी पढ़ाए हैं 1826 में, हेनरी लुई विवियन डिरोजिया ने। इसको एक एक करके आपको याद करना पड़ेगा लिटरली। फिर ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने बनाया। तत्व बोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा लगेगा ब्रिटेन का लोग बनाया, लेकिन नहीं, ब्रिटेन सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने बनाया। दादा भाई ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रहनुमाई माजादयान सभा 1891 में, ये भी दादा भाई नौरोजी ने बनाया। हाँ, परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली, ये सब पूछा हुआ है बीपीएससी में। आप अगर बीपीएससी का पास्ट आप 15 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है। तो परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजदान सभा 1891 में दादा भाई नौरोजी। और बालिका विद्यालय 1891 में ज्योति, ये पूछा हुआ है कि बालिका विद्यालय सबसे पहले किसने बनवाया था, तो 1891 में ज्योतिबा फुले। मोहम्मद एंग्लो इन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ ने बनवाया था। उसके बाद आता है साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक, ये थोड़े से मतलब फॉरवर्ड सोच के थे, ये इनका कहना था कि मुस्लिम लोग को साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ताकि उन लोग का जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है, जो चीज़ मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं है वो बदलेगा, लोग का सोच बदलेगा, लोग डेवलप होंगे। तो ये ऐसा सोचते थे, तो ये बहुत अच्छा सोचते थे। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का 3 हो गया। पहला कौन था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दूसरा क्या था, रहनुमाई माजदान सभा, और तीसरा कौन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये जो है वो कांग्रेस हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जीते थे लिबरल पार्टी से, इंग्लैंड में। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे 1867 में। प्रार्थना सभा 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और आचार्य केशव चंद्र सेन। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले। डेट याद रखिए ना, ये याद रखिए कि ये कौन किया था, ये अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज, अभी बताया सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडियन लीग कौन, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी पता है, मैडम ब्लास्टविक और कर्नल अलकाट। ये अंग्रेजी याद रखिएगा, ये पूछेगा, मैडम ब्लास्टवकी और कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन का। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एहूम, ये तो आपको पता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में, ये भी पूछा हुआ बीपीएससी में है कि फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयबदीज। देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रनाडे। कौन है, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। आपको ये बुक भी पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा, आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर इसको पढ़िए, या 2-3 बार वीडियो ही देख लीजिए। शारदा सदन का रामाबाई। रामकृष्ण मिशन का ये सबको पता है, स्वामी विवेकानंद। अभिनय भारत संस्था, ये बार बार पूछता है और बहुत चर्चा में भी रहता है। 1904 में वीडी सावरकर, जिसको बोलता है विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह। अनुशीलन समिति 1907 में श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग श्री नारायण मल्हार जोशी। कौन थे, सोशल सर्विस लीग का 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती पता रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम। ठीक है, सेंट फ्रांसिस्को में, ये पहले इसमें अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो गदर पार्टी का जिक्र आया है कि सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल बनाए थे। हिंदू सभा मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट 1916-17 के दौरान। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है, और अखिल भारतीय नहीं, उसके बाद कौन सा आता है, वुमेन। हाँ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ये भी पढ़ा चुके हैं हम, देखिएगा पीछे। एन एम जोशी।
स्वराज पार्टी 1930 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बहिकृत हितकारिणी सभा 1924 में बी.आर. अंबेडकर। कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में, ये पूछा हुआ बीपीएससी में बहुत पहले, हमको लगता है 62 में पूछा होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेड गवार। और नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। ठीक है। हिंदू सोस रिप एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, ये पढ़ाए हैं 1928 में। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे में महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी.आर. अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज कौन बनाए थे? तो आजाद हिंद फौज बनाए थे रास बिहारी बोस, लेकिन आजाद हिंद सरकार बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कि ये कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं हैं, ये भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंककि इससे भी क्वेश्चन धुआंधार पूछता है एकदम घुमा घुमा के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आंदोलन और घटनाएं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम ने। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। बंग भंग आंदोलन, बंगाल भंग आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1950 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में हुआ था, ये भी पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन हो रहा है एक तरह से। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन 1960 में हुआ, नरम दल और गरम दल के विभाजित सूरत में हुआ था। ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दिसंबर 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेगू ने यह घोषणा की थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जा सकता था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, अमृतसर में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली ने। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को, कौन? जालियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ था, पढ़ा चुके हैं। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया था। चौरा चौरी कांड पता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था, और इसी घटना को 11 फरवरी को 1922 को स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किए थे, क्योंकि वो दुखी हो गए थे क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को सचिंद्र सान्याल किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग की गठन। ठीक है, ये पूछेगा। जहां आप नहीं ध्यान दे रहे हैं वहीं हम मतलब ये करें, लेकिन ऐसा नहीं कि और नहीं पूछेगा, वो तो पूछेगा, लेकिन जहां आप नहीं ध्यान दे रहे हैं एकदम, वो जैसे 7 पूछेगा। साइमन कमीशन की जो हुआ आया था उसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को आए थे। ठीक है ना। भारत के लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ और उन पे लाठी प्रहार हुआ और वो फाइनली मर गए। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में, ये भी है। नेहरू रिपोर्ट का मतलब है, ये मत समझिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष में थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ है वो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस का प्रस्ताव, ये पता है आपको। ठीक है ना, कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव अधिवेशन। स्वाधीनता दिवस का घोषणा 2 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में डांडी नमक जाकर बनाने का नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि 5 मार्च को और नमक को ये करते हैं, बना लेते हैं, और वहां से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। ठीक है ना। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। प्रधानमंत्री कौन था? ये पूछेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है।
उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसे कहते हैं 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया था, जिसके कारण गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए थे। पूना पैक्ट यरवदा जेल सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रख दिए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन बता चुके हैं मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एस.एम. जोश। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एस.एम. जोश। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस, ये मुक्ति दिवस कौन मनाया था आपको पता है? मुस्लिम लीग। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पे मनाया गया था, ठीक है ना। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन में किया था, मतलब 40 को मांगा और 7 साल में देश को तोड़ के चला गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिन लिथगो, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में। कौन थे? किसके अध्यक्षता में आया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आया था। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को 9 अगस्त को शुरू हो गया था जीरो आवर के साथ। जीरो आवर का मतलब आप सुबह ही सबको गिरफ्तार कर लो, ठीक है ना। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ ले गया था? तो आगा खां महल में। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह जो हुआ था आईएनएस तलवार में 19 फरवरी 1946 को मुंबई आईएनएस तलवार के सैनिकों के द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन दे दिया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत को विभाजन की कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति सबको पता है 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ठीक है। ये पूछेगा, ये कंफ्यूज नहीं। 1935 के अधिवेशन ये बन गया था नया अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान की थी। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास नहीं है, उसको बांटने के लिए, क्योंकि देश में बहुत गरीबी था और उस गरीबी को खत्म करना था, तो उसके लिए अपना नया वो चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिका और पुस्तकें। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान कौन लिखे थे? तो मदन मोहन मालवीय साहब। इंडियन मिरर, और सब याद रखिएगा एकदम, बहुत अच्छे से याद रखिए। रिजल्ट देना है भाई तो बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो 30 से 35 मारता है एकदम। मॉडर्न इंडिया 30 से 35 मारता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे अगर क्वेश्चन बैंक, तो आपको पता होगा, अगर सीरियस तौर पे तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर कोई बंदा हिस्ट्री का सही से प्रिपरेशन करके जाए और थोड़ा मैथ मतलब साइंस पोर्शन और हिस्ट्री और करंट अफेयर करके जाए, तो उसको फिर और किस रिजल्ट के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप पढ़ते हैं पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। तो इंडियन मिरर और बाम बोधी केशव चंद्र सेन कौन थे? केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट बुक कौन लिखे थे? तो मोतीलाल नेहरू। काल परांजपे। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली, ठीक है। केसरी मराठा, द मराठा और गीता रस बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष। इनका सब याद रखिएगा। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। बिना ताज का बादशाह जिनका नाम था वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये पहले बता चुके हैं, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है।
उसके बाद आता है भवानी मंदिर, ये तो जाने कितना बार पूछ चुका है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर वरेंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी, राजाराम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। अमृत पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला, शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ टू इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की। द रिवोल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये तो पता ही है कि किसने, दादा भाई नौरोजी। रस्ट गुफ्तर भी दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी के लिए भी है तो राजेंद्र प्रसाद पर फोकस तो करेगा ही। तो इंडिया डिवाइडेड, ये एक मोटी सी बुक है, इसको हम थोड़ा पढ़े भी है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये पूछा हुआ अल हिलाल वाला क्वेश्चन। अब्दुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री इंडिया के, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो सबको जाता है, लेकिन ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड भी जवाहरलाल नेहरू और मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, ठीक है। इंडिया अनरेस्ट ये तो सर वैलेंटाइन सिरोल, ये इनको बहुत दुख था, ये काहे लोग परेशान हैं आज़ादी के लिए, ठीक है ना। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास बोले इंडिया फॉर इंडियंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर को तो याद ही रखिए क्योंकि बहुत पिक्चर में है, अभी आरएसएस के मेन मेंबर थे ये, ठीक है ना, तो इसलिए वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो भाई महान आदमी थे, फर्स्ट मतलब इंडिया के फर्स्ट इंसान थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, ठीक है। सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। बागे दरा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, पट्टा भाई सीता रमैया, ये भी पूछा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश, ये भी पूछा हुआ है। दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ये भी पूछे। इंडियन स्ट्रगल, आनंद मठ और देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। भारतीय विद्रोह के कारण, सर सैयद अहमद खान। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर को सही मायने में बहुत ही मतलब इंडिया की जो सबसे बुरी चीज़ है जाति वाला, उस पर ये बहुत काम किए, तो इनको बहुत दिल से थैंक यू रहेगा। राजाराम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में, राजाराम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार, ये भी पूछा हुआ बीपीएससी में कि मीरात उल अखबार की रचना किसने की थी, तो राजाराम मोहन राय ने की थी। और संवाद कौमुदी का भी पूछा हुआ है कि कब की थी, लेकिन डेट याद रखिए 1821 में पहले बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। अब उपाधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछता है। गुरुदेव किनको कहा जाता था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कौन उनको बोले थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा कौन थे, एक दूसरे को लोग दे रहा था। महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता था और कौन उनको टाइटल दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एडोल्फ हिटलर, कौन, जर्मनी का उस समय था चांसलर। छोड़ो आगे कर, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदौली की महिलाएं। देश रत्न, अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, दोनों मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी बोले थे, ठीक है ना। कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा। और एक कायदे आजम आज भी पाकिस्तान में इनको मतलब कायदे आजम बोला जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कौन दिया था इनको नाम, तो महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को देश नायक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक बोला था सुभाष चंद्र बोस को। विवेकानंद, तो विवेकानंद ही तो उनको, लेकिन ये नाम कौन दिया था, तो महाराज खेतड़ी, राजस्थान के राजा थे ये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला गया, कौन बोले, सुभाष चंद्र बोस। राजा अकबर द्वितीय, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन, सभी पूछा हुआ है अप्रोक्सली। तो राजाराम मोहन राय को राजा कौन बोला था, तो अकबर द्वितीय बोला था, ठीक है। अब कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, कांग्रेस अधिवेशन तो एक कांग्रेस अधिवेशन जो भी लूसेंट में दिया हुआ है वो आपको पूरा का पूरा याद ही होना चाहिए क्योंकि खूब क्वेश्चन बनता है, धुआंधार क्वेश्चन बनता है।
तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो सबको पता 1885 में बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश बनर्जी थे। और कितना प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ था? तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। दूसरा कब हुआ था? तो 1886 में कलकत्ता में कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ था? तो 1887 में मद्रास में हुआ था। कौन है? तो बदरुन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। चौथा 1888 में इलाहाबाद में कौन हुआ था? ये पूछता है कि सबसे पहले कौन अंग्रेज ये बना था अध्यक्ष? तो जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पांचवा कब हुआ था? तो 1889 में बंबई में सर विलियम्स वेड्रन, ये भी बना था। दूसरा सर विलियम वेड्रन। छठा 1890 में कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता बने थे। याद रखिएगा सब कि अध्यक्ष कौन कौन था। सातवां 1891 में नागपुर पी आनंद चालू। ठीक है। आठवां 1892 में इलाहाबाद व्योमेश बनर्जी। नौवां 1893 में लाहौर में, हर साल बन रहा है देख लीजिए, लाहौर में दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन बना था कांग्रेस अध्यक्ष? तो आप पूरा देख लीजिए और गिन लीजिएगा। ठीक है। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी बने। 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड बेब बने। 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। 1896 में कलकत्ता में रहीमुल्ला सयानी बने। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ठीक है। 13वां 1897 में अमरावती में श्री शंकरन नारायण बने। और यही शंकरन नारायण थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अपने पोस्ट से ये इस्तीफा दे दिए थे, ये मेंबर थे। तो 14वां 1898 मद्रास आनंद मोहन दास बने। 15वां 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त बने। 16वां 1900 में लाहौर एनजी चंद्रवारकर बने। 17वां 1901 में कलकत्ता दिनिशा इंदु लजी वाचा बने। 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष बने। 1904 में बंबई में सर हेनरी कॉटन बने। 1905 में 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले बने। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी बने और पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया। ये जो जहाँ कुछ घटना पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट घटना हुआ है वो वाला तो एकदम ही याद रखिएगा। 22वां में 23वां 1907 में, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 24वां 1908 में मद्रास में रास बिहारी बोसी थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। 25वां 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय बने। 26वां 1910 में इलाहाबाद विलियम्स वेडबर्न बने, ये पहले भी एक बार बन चुके थे। 27वां 1911 में कलकत्ता में पंडित विशन नारायण धर बने, पहली बार जनगण गण भी गाया गया था। ठीक है ना। 28वां 1912 में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार बिहार में बांकीपुर में हुआ था, पटना में 1912 में। 28वां याद रखिएगा, क्या 28वां कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर। 29वां 1913 में सीधे कराची, मतलब पटना से अब सब कराची पहुंच गया, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर बने थे। 30वां कब? 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु बने थे। 31वां 1915 में बंबई में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। ठीक है। 32वां 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजमूदार बने थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1916 ही अधिवेशन में राम प्रसाद शुक्ल जो गए थे और गांधी जी से बोले थे कि आप आइए बिहार क्योंकि यहाँ के किसान जो है वो बहुत परेशान है। तो ये भी तो ये पूछता है कि ये वाला, क्योंकि ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हो रहा था इसी समय। 33वां 1900, ये पूछ देगा घुमा के कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में जिसमें राम प्रसाद शुक्ल गए थे? तो 32वां। कौन सा? 32वां राजकुमार शुक्ल। अच्छा ठीक है। 33वां 1917 में कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम, ये भी पूछेगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और कब बनी थी? तो 1917 के 33वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1917 में हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। विशेष अधिवेशन भी हुआ था 1918 बंबई में, हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ठीक है, विशेष अधिवेशन में। 34वां 1918 दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। फिर 35वां जो हो रहा था, 35वां अधिवेशन हो रहा था 1919 में अमृतसर में। ठीक है, और अमृतसर में मोतीलाल नेहरू इसमें पार्टिसिपेट किए। 36वां 1920 नागपुर में CV राधावाचियारी कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था इसमें। ठीक है। विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में लाला लाजपत राय पार्टिसिपेट किए थे। 37वां 1921 में अहमदाबाद हकीम अजमल खां। 38वां याद रखिएगा क्योंकि गया 1922 में हुआ था, 1912 में हुआ था और 1922 में हुआ था। 1912 में पटना में हुआ था, 1922 में यहाँ हुआ था गया में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो देश बंधु चित्तरंजन दास थे, और यही जो थे वो गुरु थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है।
39वां 1923 में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली साहब बने थे। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में अब्दुल कलाम या आजाद, और सबसे युवा अध्यक्ष, ये पूछ देगा, सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद बने थे। किसमें? विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में। 40वां 1924 में बेलगांव। ये भी कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 40वां नंबर 1924 बेलगांव में। ठीक है, ये पूछा हुआ बीपीएससी में। 41वां 1925 में कानपुर। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम इंडियन महिला कब बनी थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी 41वां में। ऐसे सोचिए कि गांधी जी के बाद बनी थी। अब गांधी जी को तो आपको याद ही होगा कि बेलगांव में 1924 में बने थे, तो उसके बाद आप सरोजनी नायडू को याद कर लीजिए। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ठीक है। 42वां 1926 गुवाहाटी में एस श्रीनिवास आयगर ने बने थे। सदस्य हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य कर दिया था। 43वां 1927 में मद्रास डॉक्टर MC अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूछेगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब हुई थी? तो 1927 मद्रास अधिवेशन में 43वां चला था। 44वां 1928 कलकत्ता में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 45वां 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 46वां 1931 में कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार। ये भी पूछता है कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में, और उसमें डिमांड क्या किया था? तो मौलिक अधिकार की मांग। 1932 में दिल्ली में हुआ था अमृत रणछोड़ दास सेठ। 1933 में कलकत्ता में श्री नीली सेन गुप्ता, थर्ड वुमेन। ठीक है। 49वां 1934 बंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 1936 में लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। पूछ देगा कि गांव में पहली बार कहाँ हुआ था? तो फैजपुर 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और 52वां 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस इसके पार्टिसिपेट किए थे। और 1939 वाला जो उसके बाद थे त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस बने थे। और 1994 में मतलब 1940 रामगढ़ अब्दुल कलाम आजाद बने थे। और इसके बाद ये लगातार रहे थे 6 साल तक। और फिर उसके बाद 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय के अध्यक्ष। ये पूछा हुआ बीपीएससी में क्वेश्चन है। और ये भी पूछा कि सबसे ज़्यादा दिन कौन रहे थे? तो अब्दुल कलाम आजाद रहे थे 1940 से लेके 46 तक। 1948 जयपुर में B पट्टाभाई सीता रमैया बने थे। और 1950 में नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। तो सबसे लास्ट में कौन बने थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। 1948 जयपुर में B पट्टाभाई सीता रमैया बने थे। 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी थे। ये बहुत याद रखिएगा, ये पूछा हुआ 55 नंबर घुमा के पूछेगा तो पूछेगा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन? तो 55वां कांग्रेस अधिवेशन 1946 मेरठ में हुआ, जो आचार्य JB कृपलानी बने और आजादी के समय में वही रह गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली हुए विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष थे 1947 में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन ये मैप में दिया हुआ है। उसके बाद जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि कौन कौन सा आयोग बना था इस दौरान, जब ये देश आज़ादी का टाइम चल रहा था। तो ये होता है, इसके बाद खत्म हुआ। तो आयोग जो बना था वो इनाम आयोग बना था 1852 में। इनाम डलहौजी बनाया था भूमि संबंधी विवेचना के लिए। ये याद रखिएगा क्योंकि आप क्वेश्चन को बीपीएससी टफ करना चाहता है और टफ करने में वो आयोग से पूछ देता है और इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना है। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची लिटन के टाइम में बना था अकाल निवारण हेतु विचार के लिए। हंटर आयोग 1882 में विलियम्स हंटर रिपन शिक्षा के विकास के लिए। ये पढ़े हुए हैं, सब आप पढ़े हुए हैं, बस एक बार वो उसका रिवीजन हो रहा है। एचिसन आयोग हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर, डेट मत याद रखिएगा लेकिन आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और उसका उद्देश्य क्या था वो आयोग बनने का। तो हंटर आयोग विलियम हंटर अध्यक्ष थे, रिपन के टाइम में हुआ था, सबसे अच्छा जिसको बोला जाता था शिक्षा का विकास किए थे। एचिंसन आयोग चार्ल्स एचिंसन डफरिन के टाइम में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार किया गया था। अफीम आयोग बना था 1893 में, लेंस डाउन थे उसमें गवर्नर जनरल अफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्सेल समिति बनी थी, हर्सेल लेंस डाउन के टाइम में टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। दुर्भिक्ष आयोग बना था, पहले भी बना, जेम्स लॉयल एल्गिन के टाइम में प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पे विचार के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1901 में भी बना था, एंथनी मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे, कर्जन के टाइम में 1905 द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के लिए। सिंचाई आयोग बना था 1901 में, वॉलीवन स्कॉट कर्जन सिंचाई सुधार में वित्तीय विचार के लिए। ये सब पूछा हुआ है। विश्वविद्यालय आयोग वाला पूछा हुआ था 65 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन के टाइम में भारतीय विश्वविद्यालय परिस्थिति पर विचार करने के लिए।
आयोग जिसके नाम पे पटना में फ्रेजर रोड है, फ्रेजर करजन के टाइम में पुलिस के कार्य पद्धति पे विचार करने के लिए। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो ये सब आपको पता ही हुआ, क्योंकि उसमें सब हम गवर्नर के टाइम में जितना जितना आयोग बना था वो सब उसमें पढ़ा चुके हैं। इस्लिंगटन आयोग हार्डिंग के टाइम में बना था 1910 से 16 के बीच दिल्ली में, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पे विचार के लिए। मैकलेगन समिति मैकलेगन की अध्यक्षता में बनी थी। हार्डिंग के टाइम में सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग माइकल सेडलर जेम्स फोर्ड के टाइम में, ठीक है, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के 200 में जांच के लिए। भारतीय छटनी समिति लॉर्ड इंच कैप रीडिंग के टाइम में शिक्षा संबंधी विचार है। तो एकदम इसको आप रट लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा और एकदम पूरा अच्छे से एकदम समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा। और एक भी क्वेश्चन को ना इजी नहीं लेना है। ली आयोग कब बना था? तो लॉर्डली उसके अध्यक्ष थे। रीडिंग के टाइम में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा पे ये पूछेगा। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना, जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी शुरुआत वहीं पे हुई थी, मतलब जो आपका एग्जाम ले रहा है। सैंड हस्ट समिति 1925 में एंड्रयूज स्क्रीन रीडिंग के टाइम में भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए। बटलर समिति ये पूछा है। हरकोट बटलर इरविन के टाइम में देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए। साइमन आयोग तो आपको पता है, जॉन सरमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन साहब थे उस समय। 1919 के अधिनियम की समीक्षा है। तो लिनलिथगो आयोग, ये पता है आपको, लिनलिथगो आयोग इरविन के कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए। हिटले आयोग जे.एच. हिटले इरविन के समय में श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए। लिंडसे आयोग बना था। लिंडसे अध्यक्ष थे इरविन के टाइम में। भारत में मिशनरी शिक्षा, ये पूछता है, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु कौन सा आयोग बना था? पूछेगा। भारत में मिशनरी शिक्षा के आयोग होती कौन सा बना था? तो लिंडसे आयोग बना था इरविन के टाइम में। भारतीय वैधानिक आयोग शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु इरविन के टाइम में कौन थे इसके? तो हार्टेग थे, फिलिप हार्टेग। भारतीय वैधानिक आयोग किसके कौन अध्यक्ष थे? तो फिलिप हार्टेग। कब बना था? तो 1929 में इरविन के टाइम। सप्रू समिति, ये तो बहुत ही मैं, क्योंकि सप्रू जी हमारे थे। 1934 में तेज बहादुर सप्रू विलिंगटन, ये आपको याद होंगे क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे जो लोग जमे थे वो तेज बहादुर सप्रू को गिरफ्तार कर लिया गया था और चिकलू को, तो उनके द्वारा उनके लिए तो तेज बहादुर सप्रू बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हुई। तो भारतीय परिसीमन समिति 1935 को लॉरी हेमंड विलिंगटन निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 जवाहरलाल नेहरू लिनलिथगो आर्थिक योजना। क्रिप्स आयोग 1942 स्टैनफोर्ड क्रिप्स लिनलिथगो भारत के राजनीतिक गतिरोधी दूर करने हेतु। कैबिनेट आयोग 1946 पैथिक लॉरेंस वेवेल के टाइम में, ये पूछता है। कैबिनेट आयोग जो आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेवेल थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार के लिए, ठीक है, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार पे। धुरविच आयोग फिर बना 1943 में सर चार्ल्स वुड के लिए। वेवेल के टाइम में बंगाल के अकाल के कारणों पे विचार करने हेतु। और सार्जेंट आयोग बना 1944 में जॉन सार्जेंट वेवेल शिक्षा के विकास हेतु। तो ये मॉडर्न इंडिया का अप्रॉक्सली पूरा हो गया है। अब जो आगे ये सब है, ये सभी भी हम पढ़ाएंगे जब मिडिवल इंडिया, तो उसका ये है, तो वो सब बताएंगे। तो लेकिन मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पहले ख़त्म कर दी ताकि आपके पास टाइम है, इसको आप 2-3 बार देख लीजिए। और अगर आपके पास बुक है तो 2-3 बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ना, अगर आप वीडियो देख लेंगे ना तो पढ़ने में बहुत आसान होगा। और पढ़ के और एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, 4 घंटा का होगा, पूरे वीडियो 4 या 5 घंटे का। अब देख के और फिर अपने बुक को कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे मिडिवल इंडिया। अब रहेगा। थैंक यू। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए।